नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का डायरेक्ट स्टडी डॉट कॉम पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर करने जा रहे हैं, आवर्त गति एवं तरंग। जब पीरियोडिक मोशन एंड वेव्स की बात करेंगे हम लोग, सारी बात क्लियर करेंगे। आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, टोटल क्लास जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला प्रश्न आपके सामने है, एक लड़की झूले पर बैठी बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के मन में आया कि खड़े हो जाने को देखते हैं। तो क्या हुआ कि उसके बाद पूछ रहा है कि प्रनोद आवर्तकाल में क्या होने वाला है। अगर वो लड़की खड़ी हो जाती है तो क्या चेंजिंग आएगा, तो आवर्तकाल कम हो जाएगा क्योंकि लोड शिफ्ट ऊपर की तरफ हो जाएगा। याद रखिएगा जिसका लोड होता है किस जगह पर है, ये बहुत मायने रखता है। कहा जा रहा है निलंबन बिंदु से वस्तु के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। माना यदि एल है, माना यह एल है, तो जब लड़की बैठी है तो एल, और जब लड़की खड़ी है तो एल लंबाई जो है कम पड़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखा गया क्लियरली, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा। लोड जो होगा उसका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जब वो खड़ी हो जाएगी, तो वो झूला का जो मतलब आवर्तकाल है वो घट जाएगा। देखिए, हाँ, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। यहाँ फॉर्मूला दिया गया आपको, लेमडा जो होगा लेमडा डैश से बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार झूले का आवर्तकाल घट जाएगा क्योंकि एक फार्मूला होता है टी बराबर होता है 2π√L/g होता है। ये फार्मूला 100% यहाँ सही दिया गया है आपको। आवर्तकाल का जो है प्रभावी लंबाई के समानुपाती होता है, ये ध्यान रखना है। आगे हमारा प्रश्न है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है। तो आपको पता है, हमने बताया है, इससे पहले महामैराथन क्लासेज आया है फिजिक्स का, उसमें भी हमने समझाया है। वॉशिंग मशीन जो है ना, अपकेंद्रिक बल पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपकेंद्रन बल पे। इस बल के अंतर्गत क्या होता है, जब मूव कराते हैं तो बाहर की तरफ एक बल लगता है और यह आभासी बल होता है, रियल में नहीं होता, आभासी बल। इसके कारण गंदगी बाहर निकल जाती है। और एक होता है अभिकेंद्रक बल, जो सेंटर की तरफ लगता है। ध्यान रखिए, जो सेंटर की तरफ लगता है अभिकेंद्रक बल, लेकिन जो बाहर की तरफ लगता है वो क्या होता है, अपकेंद्रिक बल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कार्य इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले कहता है जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है। देखिए, अगर मान के चलिए लोलक है, यहाँ पे इसका वेग जो होता है ना सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा त्वरण यहाँ पे होता है। तो कह रहा गोला जब मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होता है, यहाँ पे त्वरण शून्य होता है। सोचिए, मैं पहले बताया था, यहाँ त्वरण शून्य होता है, यहाँ सब मैक्सिमम होता है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है बीच में, और यहाँ पे गतिज ऊर्जा सब जीरो होता है। यहाँ पोटेंशियल जीरो होता है, यहाँ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ वेलोसिटी जीरो होता है, यहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होता है। अंडरस्टैंड। अब इसका जवाब दीजिए। पहला तो अब सही हो जाएगा, जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। हर आवर्तन में, मतलब आवर्तकाल में, हर आवर्तन में दोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। आगे क्या जा रहा है, दोलक के दौरान, इसका मतलब समझे, जो मैं पिक्चर बनाया था तो एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक बीच में बनाया। तो कहा जा रहा है कि हर आवर्तन में दोलन 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो मान के चलिए यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी रफ्तार है, आप देखेंगे हर जगह 2-2 बार है, 2-2 बार एक तरह से देखिएगा रहेगा। वही बात कह रहा है कि 2 बार वेग प्राप्त करता है, तो ये बात भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पॉइंट कह रहा है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होती है। जी नहीं, जी नहीं, चरम स्थिति पर पहुंचने पर त्वरण मैक्सिमम होता है। त्वरण यहाँ पे शून्य होता है, इस जगह पे त्वरण शून्य होता है, यहाँ मैक्सिमम होता है त्वरण। यहाँ वेलोसिटी शून्य होता है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ त्वरण सबसे हाई होता है। तो ये गड़बड़ पॉइंट हो गया ना। आगे कहा जा रहा है सामान्य दोलक का, लोलक लिखना चाहिए, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के
साथ साथ कम हो जाता है, तो ये भी सही है। ये जो दोलन काल हो रहा है, ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये जो दोलन हो रहा है पहले यहाँ तक हो रहा था, कुछ समय बीतेगा तो ये यहाँ से यहीं तक जाएगा, एक समय आएगा यहाँ से यहीं तक रहेगा, एक समय आएगा यहीं पे शिफ्ट रहेगा। बात समझ में आ रही है? इससे ज़्यादा मूव नहीं करेगा। तो अच्छे से मैंने ये पूरे पॉइंट को आपको क्लियर किया, पहला सही, दूसरा सही और चौथा सही, तीसरा में गड़बड़ी था। त्वरण शून्य नहीं, मैक्सिमम होता है। अब देखिए यहाँ उसी बात को पिक्चर बना के आपको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सरल लोलक के गोलक एक रस्सी से लटका हुआ, उसे लंबाई के अनुदिश विस्थापित होता है। देखिए एक बी पर आ रहा है, सी पर जा रहा है, नीचे ए है। अगली स्थिति थोड़ा छोटा हो जाएगा, बी डैश रह जाएगा, सी डैश रह जाएगा। ये सारी बातें मैं आपको क्लियरली समझा दिया, फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ इसको। कह रहा है जहाँ बी और सी बाह्यतम स्थितियाँ हैं, देख सकते हैं बाह्यतम स्थिति है, और जबकि ए मध्य स्थिति है, यहाँ ए मध्य स्थिति है। गोलक का वेग मध्य स्थिति ए तक पहुँचने पर बढ़ता है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेग होता है, और यह बिंदु सी तक गति करता है और सी के पास जाता है। आगे कहता है बिंदु सी पर इसका वेग शून्य हो जाता है, यहाँ पे जाकर शून्य हो जाता है, और बी पर भी शून्य हो जाता है। आगे कहता है असंतुलित बल के कारण गोलक मध्य स्थिति तक गति करता है। गोलक का वेग मध्य स्थिति पर अधिकतम होता है, ये बात समझिए, मध्य स्थिति में वेग सबसे ज़्यादा होता है। बाह्य स्थिति पर शून्य होता है, और यहाँ बाहरी स्थिति दोनों तरफ शून्य होता है। सॉरी, कॉल आ गया था दूसरे मोबाइल से, माफ़ी चाहते हैं। मैं यही समझा रहा था, असंतुलित बल के कारण गोलक मध्य स्थिति पर तक गति करता है। गोलक के मध्य स्थिति में अधिकतम और बाह्य स्थिति में शून्य होता है, इसीलिए जब गोलक मध्य स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है। हर आवर्त काल में, हर आवर्त में गोला 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग प्राप्त करता है, क्योंकि प्रत्येक चक्र में गोला शून्य वेग से अधिकतम वेग को प्राप्त कर लेता है। सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, कथन दे रहा है कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में झुक जाती है। रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगी, झुक जाएगी, सो कह रहा है। आगे कहा जा रहा है रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। देखिए रेडियो तरंगे जो है ना, गौर से सुनिए, रेडियो तरंगे वे विद्युत चुंबकीय तरंगे है होती है। गौर से सुनिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे हुआ था पहला, तो रेडियो तरंगे प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय है। तो कह रहा है जिसकी तरंग दैर्घ्य विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अवरक्त प्रकाश से अधिक होता है, और इसकी तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से भी अधिक होता है। इसका उपयोग संचार के क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता है। तो इसका आंसर क्या दिया जाएगा कि डी देना सही रहेगा, कि रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में झुक जाती है। ये गलत बात लिखा गया, नहीं झुकती है, लेकिन ये जो है सही लिखा गया कि एक तरह का विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में होता है? ये आप दिमाग लगा के आंसर दे सकते हैं यदि आपको नहीं भी पता है तो। क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे जैसे चमगादड़ वगैरह रात को ही क्या करता है, मूव करता है भोजन वगैरह के तलाश में। तो उस समय क्या होता है, वो लोग कौन सा प्रकाश का प्रयोग कर रहा होता है, अवरक्त प्रकाश का प्रयोग करता है। इसको बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स का प्रयोग करता है। ठीक है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? अब ये भी आप जवाब दे सकते हैं, बात समझे। इसको रेडियो तरंगे बोलेंगे। देखिए टीवी चैनल्स को चलाने के लिए गीगाहर्ट्ज की प्रकृति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंगे गीगा हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंगों को प्रेषित कर सकती है। ये तरंगे प्रकाश, ध्वनि तथा सूक्ष्म तरंगों द्वारा प्रेषित नहीं की जा सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रकाश तरंग द्वारा तो होगा नहीं, सूक्ष्म तरंग द्वारा होगा नहीं, ध्वनि तरंग द्वारा होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा, रेडियो तरंगे। रेडियो टीवी जो भी है सब चलता है रेडियो तरंग के द्वारा, इसको गीगाहर्ट्ज बोलते हैं। एसएचएम दर्शाने में यह आवश्यक होना चाहिए। पहले एक चीज जानिए कि प्रत्यास्था, जड़त्व एवं बाह्य बल एसएचएम दर्शाने वाली प्रणाली के आवश्यक होते हैं। प्रत्यास्था किसी भी पदार्थ का वह
गुण होता है जो उस पदार्थ या वस्तु पर लगाए जाने वाले बाह्य बल का विरोध करता है। जड़त्व वह प्रकृति है जो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम या गति अवस्था को बनाए रखने की प्रकृति होती है। अब हम आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। प्रत्यास्था का मतलब जैसे एक चीज़ समझिए, स्टील का आपने एक स्केल लिया है, अपने स्केल को टेढ़ा करके पकड़े हुए है, जैसे ही छोड़ेंगे वो फिर सीधा हो जाएगा। ये उसका प्रत्यास्था गुण है। रबर को आपने खींचा, छोड़ा, अपने पुराने पोजीशन पर जाएगा, उसको प्रत्यास्था बोलते हैं। जड़त्व तो आप जानते ही हो, न्यूटन का पहला नियम कहता है कि कोई रुका है तो रुका ही रहना चाहता है, कोई चल रहा है तो चलता ही रहना चाहता है। तो जड़त्व हो गया। एक बाह्य बल, बाहर से जो बल दिया जाता है ताकि क्रिया कराया ना कराया जाए। आंसर हो जाएगा डी, इसका परफेक्ट आंसर। अप्रभावित तरंग किससे बनती है? ये जो शब्द है अप्रभावित तरंग किससे बनती है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि देखिए, विपरीत दिशा में चालित समान आकृति की दो तरंगे, विपरीत दिशा में चालित आकृति की दोनों तरफ सेम आकृति का चल रहा है, तो फिर वहां क्या हो जाएगा? अप्रभावित तरंग कहलाएगा। यहाँ है आपका, ऐसी दो तरंगे जिसकी प्राकृतिक समान हो और विपरीत दिशा से चलकर आपस में मिलती हो, तब ऐसी स्थिति में अप्रभावी तरंग का प्रादुर्भाव हो जाता है, अप्रभावी हो जाता है। जितना पावर का इधर का उतना ही पावर का इधर से तरंग आ रहा हो। पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है, तो इसको आप समझिएगा, डी ब्रोगली तरंगे बोलते हैं इसको। पदार्थ की तरंगे डी ब्रोगली तरंगे होती है। इसे लेमडा बराबर h/p द्वारा व्यक्त किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ का तरंगधर उस पदार्थ के कण के गति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अंडरस्टैंड? सेकेंड लोलक की काल अवधि है। सेकेंडीय लोलक क्या होता है? तो याद रखिएगा, सेकेंडीय लोलक जो होता है 2 सेकेंड का होता है। कैसे? कहा जाता है सन 1670 में विलियम क्लेमेट ने सेकेंडीय लोलक को नियोजित किया था, मतलब बनाया था। इसके अनुसार सेकेंडीय लोलक ऐसा लोलक होता है जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड का होता है। इसका मतलब क्या है, समझा देते हैं। मान के चलिए ये कोई लोलक है, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया और यहाँ आया। यहाँ से यहाँ तक में 1 सेकेंड और यहाँ से यहाँ तक में 1 सेकेंड, ये टोटल उसको 2 सेकेंड का समय लगता है। तो इसी को सेकेंडीय लोलक बोलते हैं। बोलते सेकेंड लोलक है, लेकिन इसका समय टेकिंग जो टाइम होता है वो 2 सेकेंड होता है। किसी तरंग की तीव्रता, तरंग की क्या इंटेंसिटी, तीव्रता व्युत्क्रम वर्ग नियम का अनुगमन करती है। इसके आयाम के समानुपाती होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसमें से क्या होगा, इसको जानने के लिए इधर आइए। डिटेल तो करा नहीं। किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के समानुपाती होती है तथा व्युत्क्रम वर्ग नियम पर पालन करती है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है। किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के समानुपाती होती है, ध्यान रखना है। तो इसके आयाम के समानुपाती होती तो दो तो सही हो गया। अब व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करती है तो ये भी सही हो गया, ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आयाम के समानुपाती होती है, वर्ग तो नहीं होगा, तो इसका आंसर ए देना सही रहेगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। पेंडुलम को आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि क्या होने वाली है? तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। बात समझे? उसका बढ़ेगा क्योंकि आप यहाँ देखिए टी बराबर 2n रूट अंडर L/g। अच्छा 2n नहीं होता, 2 पाई होता है, यहाँ गलत दिखा गया, 2 पाई। ठीक है, टी बराबर 2 पाई रूट अंडर L/g। आगे कह रहा है के आधार पर जी का मान 1/6 स्थापित करने पर आवर्तकाल का जो पृथ्वी से तुलना की जाएगा तो अधिक हो जाएगा। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वीय मान 1/6 होता है, इसीलिए। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा जरा, यहाँ 1/g होगा, ठीक है।
पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। तो पराश्रव्य है तो आप एक बात जानते होंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुनते हैं, तो उससे नीचे होगा तो 20 हर्ट्ज से नीचे जाएगा, नहीं किलो हर्ट्ज नहीं, 20 हर्ट्ज से नीचे। 20 हर्ट्ज तो दिया ही नहीं है। अच्छा पराश्रव्य है तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। अब श्रव्य रहेगा ना तो 20 हर्ट्ज से नीचे होगा, तो ऑप्शन ए दे दीजिए। 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा, यानी 20,000 हर्ट्ज बोलते हैं ना, वही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। नेक्स्ट है, यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी एन है तो निर्गत आवृत्ति आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो आप आंसर देंगे एन। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निर्गत तरंग की आवृत्ति निवेशी तरंग की आवृत्ति के बराबर है। यदि इनपुट फ्रीक्वेंसी एन है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी एन होगी। पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है क्योंकि पराध्वनिक तरंग है। यहाँ पे दिया हुआ है गड़बड़ सर्वर, कौन सा बोल रहा है? पराध्वनिक है ना, यहाँ किलो हर्ट्ज लगाना चाहिए था, यहाँ के नहीं लगाया है, गड़बड़ है, यही होगा। लेकिन 20 किलो हर्ट्ज KHZ लिखा है। देखिए पराध्वनिक या पराश्रव्य तरंगों अल्ट्रासोनिक वेव्स की प्रवृत्ति 20,000 हर्ट्ज अर्थात 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, तो यहाँ के लगाना जरूरी है ना, 20 किलो हर्ट्ज हो जाएगा। गलत है, डी होगा लेकिन के लगा के, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि अधिक आवृत्ति के कारण इसमें ऊर्जा बहुत अधिक होती है। पराश्रव्य तरंगों को मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि के सुन सकते हैं। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही सुनते की आवृत्ति वाली तरंगों को सुन सकती है, जिसे श्रव्य तरंग कहते हैं, सुनने वाला। अब श्रव्य नीचे हो गया, पराश्रव्य सुनने से ज्यादा हो गया। लंबाई एल तथा द्रव्यमान एम के गोलक से बने हुए सरल लोलक का दोलन अवधि काल टी है। यदि लोलक की लंबाई को 4L तक बढ़ाते हैं तो गोलक के द्रव्यमान को 2M तक बढ़ाते हैं तो नया दोलन अवधि काल निम्नलिखित में से कौन सा होगा? लंबाई एल, द्रव्यमान एम के लोलक का दोलन काल टी है। लंबाई को आपने 4L किया, द्रव्यमान 2M तक बढ़ाया गया, नया दोलन 2T हो जाएगा क्योंकि लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल T भी बढ़ जाता है और लंबाई कम होने पर आवर्त का दोलन का T भी कम हो जाता है। आगे कहता है दोलन आवर्तकाल T के लोलक के द्रव्यमान M पर निर्भर नहीं होता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, इसीलिए द्रव्यमान के बढ़ने से लोलक पर कोई अंतर नहीं होता है। जैसा T के साथ आप करेंगे, L के साथ जैसा आप छेड़छाड़ करेंगे वही T के साथ होगा। अगर आपने 4L करा है तो 2T हो जाएगा समय। यदि किसी दोलयमान लोलक का आवर्तकाल T है तो निम्नलिखित कथनों से कौन सा कथन सही नहीं है? समय T के बाद गति सिर्फ एक बार फिर घटित होता है, नहीं बार बार होता है। यहाँ समझिए, कह रहा है कि दोलन करता हुआ लोलक किसी एक बिंदु पर जितने समय बाद पुनः वापस आता है तो उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। गति करता हुआ लोलक T के बाद गति की पुनरावृत्ति होगी। आगे कह रहा है बी नंबर पॉइंट, T वह न्यूनतम समय है जिसके बाद गति फिर घटित होती है। जी हाँ, फिर से घटित होगा। NT के बाद गति फिर घटित होती है जहाँ N एक धनात्मक पूर्णांक है। जी हाँ, बार बार, केवल छोटे कोणीय विस्थापन के लिए ही T वही समान बना रहता है। जी हाँ। NDA का प्रश्न है, जरा देखिए, निम्नलिखित आवृत्ति परिसरों में से कौन सा मानव कर्ण के लिए संवेदी है? तो मानव 20 से 20,000 हर्ट्ज सुनता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये ऊपर भी हम लोगों ने बात करा है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगा जिसको पराश्रव्य बोलेंगे, 20 हर्ट्ज से नीचे हो जाएगा अपश्रव्य बोलेंगे। वही बात यहाँ दिया, कान तो सिर्फ सुन पाता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगों और जल तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? देखिए यहाँ पढ़ लीजिए पहले कि ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती है।
आगे कहा जब क्योंकि ध्वनि को संचारित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ ध्वनि भी था ना, इसमें देखिए चुंबकीय तो था ही, ध्वनि तरंग था और जल तरंग था। तो पहला तो इसका सही हो जाएगा कि परावर्तन दिखाती है, वे ऊर्जा का वहन करती है, वे दाब डालती है, ये सभी है। लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये निर्वात के आगे बढ़ गुजर सकती है। फिर इसमें ध्वनि कहाँ जाएगा, ध्वनि तो नहीं जा पाएगा निर्वात के आगे, यही गड़बड़ है। देखिए आपको मैं ऐसा पिक्चर के बारे में समझाया था कि अगर ऐसे मूव कर रहा है, बहुत यहाँ पे घना हो गया और दूर 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 फिर घना हो गया, फिर दूर 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 फिर घना हो गया, ये जो सीक्वेंस मैं बना रहा हूँ आपके बीच, ये जानते हैं ये कौन सा है? इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। ये जो बना हुआ है ये पिक्चर ऑलरेडी पीडीएफ में, ये है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और लैटिट्यूड, समझ रहे हैं ना, जो भी हो। तो देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसका लंबा है ना, लंबा की तरफ आगे की तरफ, आगे पीछे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं संपीडन, इसको विरलन, संपीडन विरलन, संपीडन विरलन, ऐसे करके ये मूव करता है। और यहाँ से यहाँ तक के आवर्तकाल बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को। और एक आधा, कोई आवर्तकाल के आधा को क्या बोल देते हैं? आयाम के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये सारी बातें हैं इसमें, जो यहाँ से यहाँ तक के आवर्तकाल कहलाता है। आयाम कितना ऊंचाई तक गया है, यही इसका आयाम है। और इसको बोलते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग। ये जो पीडीएफ में बना है इसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है कि निम्न चित्र एक कण द्वारा की जा रही सरल आवर्त गति के लिए विस्थापन विरुद्ध समय ग्राफ दर्शाया गया है, वक्र को दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही हो जाएगा आपका थर्ड नंबर, टाइम 3 सेकेंड में और टाइम t7 सेकेंड पर दोलन कण की प्रावस्था अभिन्न होती है। ये है 3, ये है 7। यहाँ है कि दिए गए चित्र में स्पष्ट है कि समय t3 सेकेंड तथा टाइम t7 सेकेंड पर दोलनमान कण की प्रावस्था अभिन्न या समान होती है, क्योंकि t3 सेकेंड और t7 सेकेंड पर दोलन कण के विस्थापन का परिमाण तथा दिशा समान है। इसीलिए आपके मन में आ रहा होगा यहाँ क्यों नहीं सर, कि अगर मैं यहाँ से यहाँ भी लूँ तो नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं हो पाएगा। अब कहेंगे कि सर यहाँ से यहाँ ले सकते हैं। तो हाँ, आप ये जो है देखिए 1 से 3 सेकेंड पर दोलनमान कण की परावस्था अभिन्न होती है, बात समझे? तो ये यहाँ से यहाँ लेना क्यों सही है? क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग फेज है ये, और ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मतलब ये पूरा पूर्ण है, इसीलिए यहाँ से यहाँ सबसे बेस्ट हो जाएगा, ये कह रहा है। क्योंकि यहाँ से यहाँ अधूरा है ना, इधर अभी पूरा हुआ नहीं है, इसीलिए इस जगह को लेना सही रहेगा। ऐसा पिक्चर के बारे में ऐसे याद रखिए, ऐसा ही आएगा, तो उस समय आप जवाब सही से दे पाएंगे। तांबे के एक पतले तार से बनाए गए लंबाई एल के एक सरल लोलक का दोलनकाल टी है। मान लीजिए कि उस कमरे का तापमान उससे एक सरल लोलक रखा है, तापमान में एक सरल लोलक रखा है, 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने 30 डिग्री सेल्सियस, तो लोलक के दोलन काल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको एक बात पता होना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर से रिलेटेड ना कोई आंसर आप नहीं दे सकते। ऐसा कहना सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। जानते हैं सबसे अच्छा बेस्ट आंसर क्या होगा? जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, चूंकि तांबा का बना रखे हैं आप, ये जो बनाए हैं, ये देखिए ये जो लटका पड़ा है, तो ये जो तार है ये तो तांबा का बना है, और आपने 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है, तो ये तार का लंबाई बढ़ जाएगा, और तार का थोड़ा भी लंबाई बढ़ेगा तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बात समझे? तो यहाँ पे क्या होगा
कि आवर्तकाल थोड़ा सा बढ़ेगा, यहाँ जरा मामूली वृद्धि होगी, टी में मामूली वृद्धि होगी, तो मुझे लगता है यही सबसे परफेक्ट आंसर देना सही रहेगा, समझे। थोड़ी सी टी में वृद्धि हो जाएगी, लंबाई थोड़ा सा टी एल में लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। वही तो नहीं रहेगा क्योंकि आपने 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है, कमी नहीं आएगी, दुगना तो होगा नहीं, यही आंसर ए परफेक्ट इसका देना सही रहेगा, ठीक है। आवृत्ति एफ और कोणीय आवृत्ति ओमेगा के बीच सही संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है, फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। तो हम एक चीज जानते हैं, आवृत्ति एफ और कोणीय वेग ओमेगा के बीच जो संबंध है वो ओमेगा बराबर 2πf है, ओमेगा बराबर 2πf, बी नंबर आंसर होगा। ओमेगा कोणीय चाल होता है जिसको रेडियन प्रति सेकंड बोलते हैं, और एफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है। सिगरेट से निकले ध्रुम का समतल कॉलम एक लघु दूरी तक बढ़ने के बाद यह अनियमित और यादृच्छा प्रतिरूप से टूट जाता है। इस प्रकार बहते हुए द्रव की एक धारा एक बाधा को पार करने के बाद भंवरों और भरमीलों में टूट जाता है, जो बहाव दिशा के अनुप्रस्थ अनियमित वेग घटक प्रदान करता है। अन्य उदाहरण में चलयमान पोत के द्वारा जल में छूटी अनुतरंग सीटी बजाने से और वायु यंत्रों द्वारा उत्पन्न ध्वनि है। ये जो उदाहरण है किसके परिणाम है, तो इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, वायु के प्रक्षुब्ध प्रवाह के कारण ये सारी क्रियाएं हो रही है। वायु याद रखना है क्या, वायु के प्रक्षुब्ध प्रवाह के कारण। दो एक समान पियानो के तारों की मूल आवृत्ति समान है। जब इन्हें समान तनाव से रखा जाता है तो ये दोनों तारों में से एक के तनाव को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तथा दोनों तारों के एक समान कंपित किया जाए तो क्या होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग विस्पंद। विस्पंद एक क्रिया है, वही क्रियाकलाप होगा। कहा जाता है उपरोक्त परिस्थिति में तंत्र कुछ आवृत्ति पर अधिक आयाम के साथ कंपित होंगे, यह अनुनाद की स्थिति है। भौतिक में बहुत से तंत्रों सिस्टम की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वे कुछ प्रवृत्तियों पर बहुत अधिक आयाम के साथ दोलन करते हैं। इन स्थिति को अनुनाद यानी अनुनाद समझे, जिसको रेजोनेंस कहते हैं। इस आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है और उस प्रवृत्ति के अनुनाद आवृत्ति रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने कहा विस्पंद सही है, लेकिन एक चीज समझिएगा, अनुनाद दिया गया है, ये नीचे जो डिफिनीशन दिया गया है, अगर दोनों का एक समान अगर प्रवृत्ति हो तो अनुनाद आंसर होगा, लेकिन अगर एक को आपने बढ़ा दिया तो उस समय विस्पंद बोलते हैं। विस्पंद को अंग्रेजी में बीट्स बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आगे है बेतरंगे, जो वैज्ञानिकों को भूमि की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करता है, वो कौन सी होती है, तो जमीन के अंदर कौन सा, उसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सा, अनुदैर्घ्य तरंग इसको बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे करके चलती है, आगे पीछे करके चलती है। और जो मैंने बताया ऐसे संपीडन, विरलन और फिर संपीडन फिर विरलन, ये वाली स्थिति। यहाँ कहा जा रहा है भूमि तरंगे भूकंपीय तरंगे सेस्मिक वेव्स पृथ्वी की आंतरिक परतों पर सतह से चलने वाली ऊर्जा की तरंगे होती है, जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हलचल और कम आवृत्ति फ्रीक्वेंसी की ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती है। पृथ्वी की सतह के नज़दीक प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगे एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ नई तरंगों को जन्म देती है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है इन तरंगों को प्रायः सतही तरंग कहा जाता है और इनमें लव एवं रिले तरंगे प्रमुख है। इन तरंगों की गति हालांकि प्राथमिक और द्वितीयक तरंगों से कम होती है, परंतु ये तरंगे भूकंप से सबसे पहले ज्यादातर क्षति के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं, बेतरंगे जो वैज्ञानिकों को भूमि तरंग समझाने में मदद करते हो कौन सा है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे,
ये अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं होगा। क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। कह रहा है वे तरंगे जो वैज्ञानिकों को भूमि के आंतरिक संरचना को समझने में मदद करती है, तो इसको बोलते हैं भूकंपीय तरंगे। ये आंसर परफेक्ट होगा, लेकिन ऑप्शन में चूंकि नहीं है तो हमको देना होगा प्राथमिक तरंगे। इसको पी तरंगे बोलते हैं, और जो सेकेंडरी है इसको एस तरंगे बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसका जो रफ्तार है ना, ये जान लीजिए, ये 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलता है। तो सबसे पहले जो है ना प्राथमिक तरंग ही जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का थोड़ा सा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न तरंगों को दोलनदर्शी यानी ऑसिलोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है? तो देखने की बात हो रही है। एक्स किरण को हम देख नहीं सकते, गामा किरण हम देख नहीं सकते, ध्वनि को हम देख नहीं सकते। दृश्य प्रकाश, दोलनदर्शी दृश्य प्रकाश को उत्पन्न तरंगों को देखने में सहायक होती है, क्योंकि प्रकाश तरंगें जो दिखाई देती है वे परावर्तित हो जाती है, लेकिन एक्स रे, ध्वनि और गामा रे परिवर्तित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट, किसी आवर्ती दोलन के लिए सवेग पी तथा विस्थापन क्यू के मध्य ग्राफ कैसी होगी? सवेग पी और विस्थापन क्यू के लिए जो ग्राफ होती है वो दीर्घवृत्तीय होती है। इसका आंसर दीर्घवृत्तीय देंगे। किसी आवर्ती दोलन के लिए सवेग पी और विस्थापन क्यू के मध्य ग्राफ जो होता है दीर्घवृत्ताकार होता है। ए नहीं, डी आंसर होगा। यदि परावैंगनी दृश्य और अवरक्त किरणों के तरंगदैर्घ्य क्रमशः इतना 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 दर्शाए गए हैं, तो इन तरंगदैर्घ्य के बीच सही संबंध कौन सा होगा? तो परावैंगनी है, दृश्य और अवरक्त किरण है। एक ट्रिक बताए थे कि गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज, ये ट्रिक था, इसका याद रखने का। देखिए सबसे ऊपर है कौन सा? तो गामा किरण है। बस समझ में आ रही है? अल्ट्रावायलेट। उसके बाद है आपका एक्स किरण, फिर विजुअल किरण, सॉरी गामा किरण, फिर एक्स किरण, उसके अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजुअल, फिर इंफ्रासोनिक, और उसके बाद रेडियो। अंडरस्टैंड? अब इसी से देख लीजिए इसमें मैच करा के। जो अवरक्त किरण है ना, इसका तरंग सबसे ज़्यादा होगा। तरंगदैर्घ्य नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, नीचे की तरफ बढ़ता जाता है तरंगदैर्घ्य। तब इससे जब सेट करिएगा, डी देना आंसर सही रहेगा, क्योंकि अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा तरंगदैर्घ्य क्या हो जाए? विजुअल। देखिए अल्ट्रावायलेट यहाँ पे है और उसके नीचे विजुअल है, तब आई वाला है। तो इससे ज़्यादा इसका, उससे ज़्यादा इसका, हाँ समझे? इससे इसका ज़्यादा और इसका उससे भी ज़्यादा। कह रहा है यदि परावैंगनी दृश्य और अवरक्त किरण का तरंगदैर्घ्य क्रमशः दर्शाया जाए, तो इन तरंगदैर्घ्यों के बीच के संबंध हो जाएगा अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, और अवरक्त एवं दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य परावैंगनी विकिरण से अधिक होता है। अवरक्त दृश्य और परावैंगनी विकिरण प्रकाश के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। इस विकिरणों प्रकाश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कह रहा परावैंगनी विकिरण की तुलना में अवरक्त का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो ये तो सही है, अभी आपने देखा है। आगे है कि दृश्य प्रकाश की तुलना में परावैंगनी का तरंगदैर्घ्य छोटा होता है, ये बात भी सही है। दृश्य प्रकार के ऊपर में था परावैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट। अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकार की फोटोन ऊर्जा अधिक होती है, जी नहीं। अवरक्त प्रकाश की तुलना में दृश्य प्रकार की फोटोन ऊर्जा अधिक नहीं होती है। अवरक्त प्रकाश का फोटोन ऊर्जा ज़्यादा होगा, जो अल्ट्रावायलेट ज़्यादा पावरफुल होता है। बात समझ में आ रही है? आगे आपका दृश्य किरणों के तरंगदैर्घ्य का परास, दृश्य किरण जो हम लोग देखते हैं उसका 40 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। अवरक्त किरण के तरंगदैर्घ्य का परास 1000 नैनोमीटर से 10⁻6 नैनोमीटर के बीच होता है। इसको अवरक्त बोला जाता है। और प्रकाश के फोटोन ऊर्जा तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा तरंगदैर्घ्य उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब अवरक्त किरण का सबसे ज़्यादा होता है तरंगदैर्घ्य, तो अवरक्त किरण में देखा जाए तो सबसे कम हो जाएगा फोटोन ऊर्जा। उसके बाद विजुअल होता है, तो विजुअल में ज़्यादा होगा।
विजुअल से ऊपर में आपका क्या चला जाता है, तो अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट में हो जाएगा सबसे ज़्यादा फोटोन ऊर्जा, ठीक है। और ट्रिक तो हम बता ही दिए, याद ही रखेंगे आप, गाड़ी XUV इन माई रेंज, और नीचे की तरफ तरंग दैर्घ्य क्या होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है तरंग दैर्घ्य। इसका सबसे कम उससे कम, मतलब उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रेडियो का तरंग दैर्घ्य होता है, फ्रीक्वेंसी। सरल आवर्ती गति कर रहे कण पर कार्यशील बल, सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील क्या हो जाएगा, तो बोला जाता है कि विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन सा, सरल आवर्त गति में कण का कार्यशील बल जो होता है, बल होता है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्यम स्थिति की ओर निर्देशित होता है। सरल आवर्ती गति कर रहे कण का कार्यशील बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और मध्य स्थिति की ओर प्रेषित होता है। यहाँ एक सेकेंड, यहाँ है, यहाँ लोलक है, यहाँ है, और एक यहाँ है, ये मध्य मान के तरफ इधर बल लगाता है, ये यहाँ गया है जरूर, फिर रिटर्न में यहाँ पे फोर्स इसका केंद्रित होता है। भूकंप प्रघात तरंगे कैसी होती है, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा था, प्राथमिक तरंगे पी तरंगे, द्वितीयक तरंगे एस तरंगे इसमें बनता है, ठीक है। भूकंप प्रघात तरंगे कैसी होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं भूकंपीय तरंगे, जो होता है पृथ्वी के आंतरिक परतों की सतह को चलाने वाली ऊर्जा के तरंगे होती है। जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की गति और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के ध्वनि वाले मानकीकृत विस्फोट से उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन ना कमाल का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ना ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा। पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ पे बात हो रही है तरंगे कैसी होती है, तो ये सुनने से रिलेटेड कहना सही रहेगा। आप जानते हैं, देखिए अब श्रव्य तरंगे आंसर होगा इसका, क्योंकि ये हम लोग सुन नहीं सकते। भूकंप वाला जो तरंग है, कुत्ता बिल्ली चमगादड़ ये सब सुन सकता है, हम लोग नहीं सुन सकते। कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो समझ पाते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर ये रहता है, हम लोग को पता नहीं चलता इसका जो साउंड होता है। तो श्रव्य मतलब सुनने वाला, तो इसका जानते हैं क्या नाम है, अब सुनिएगा। अब श्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव्स, इसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। और ये जो है अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स है। तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी हम नहीं सुन सकते, लेकिन कम वाला ये होता है, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे वाला ये है। तो अब श्रव्य आंसर देना सही रहेगा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है आपका, एक होता है ऑडिबल तरंगे जो हम सुन सकते हैं, और ये पराबैंगनी तरंगे, तो ये अलग हो गया। ये जो पराश्रव्य है और ये दोनों एक ही जैसा है, बट ये सुनने से रिलेटेड है और देखने से रिलेटेड है। ये बात समझ में आया। जैसे हम लोग लाइट को देख पाते हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट रे को नहीं देख पाते। अल्ट्रावायलेट रे उससे ज़्यादा हार्ड होता है, अल्ट्रावायलेट रे बहुत खतरनाक होता है। ये अल्ट्रावायलेट वेव्स है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स है, ये अल्ट्रावायलेट वेव्स है। इसका हमने बोला इंफ्रासोनिक, इंफ्रारेड वेव्स। बात समझ में आ रही है कैसे कैसे है। ये पहला नंबर ऑप्शन इंफ्रासोनिक है, इंफ्रारेड वेव्स है। तो ये दोनों देखने से रिलेटेड है सी और डी, और सुनने से रिलेटेड ए और बी है, समझे। तो इसका आंसर ऐसे हमने बता दिया आपको, ए नंबर होगा। ये सब चीज़ जानिएगा, थोड़ा अच्छा रहेगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण, अब देखने से रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं दूर प्रसारण में ध्वनि संचरण। क्या है, ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉड्यूलन तथा चित्र संदेशन के लिए संचरण के आयाम मॉड्यूलन का प्रयोग किया जाता है। बात समझे। अगर आपको सुनने का बात है तो आवृत्ति हर्ट्ज मॉड्यूलन का प्रयोग करिएगा, ठीक है, दूरसंचार में। लेकिन यहाँ देखने की चित्र संदेशन मतलब पिक्चर की बात करता है, आयाम मॉड्यूलेशन बोलते हैं इसको। माइंड में याद रहेगा इतनी बातें। आयाम मॉड्यूलेशन कब, इसका ट्रिक है, आराम से बैठ के देखना है तो देखना है, चित्र की बात हो रही है आयाम मॉड्यूलेशन, आराम से सुनना है तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट है कि टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए उपयुक्त तकनीक क्या है, श्रव्य संकेतों। तो अभी आपने जस्ट देखा है, उसी से दिमाग लाइए। तो आवृत्ति, क्योंकि श्रव्य मतलब सुनने की बात, तो आवृत्ति आरोपण, और यही रहता देखने की बात, तो फिर आयाम आरोपण देते आप आंसर। करा एनालॉग टेलीविजन प्रसारण में वीडियो संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है आयाम मॉड्यूलन, जबकि
श्रवरु शक्ति को प्रेषित करने के लिए तकनीक है आवृत्ति मॉड्यूलन। श्रवु मतलब सुनने वाला, आवृत्ति, आयाम मॉड्यूलन देखने वाला। वीडियो को तो आयाम, ये माइंड में बैठाइए। अब कितनी बार बोलूं एक ही बात। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो कौन सा प्रयोग करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो तरंगे। रडार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे, विशेषतर रेडियो तरंगे की सहायता से स्थिति एवं गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, ऊंचाई, दिशा, गति सारी चीज पता लगा ली जाती है और उसको नस्तो नाबूद कर दिया जाता है, उसको तोड़ के गिरा दिया जाता है, रेडियो तरंग द्वारा पता चल जाता है। अगला है एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का जो परास कितना होगा, तो कितना हर्ज रहेगा। 88 से लेकर 108 हर्ज तक रहता है। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली जो आवृत्ति बैंड का परास 88 से 108 मेगा हर्ज, ध्यान रखिए मेगा हर्ज के मध्यम होता है। एफएम बैंड के लिए यह परास मानक रूप से प्रयोग किया जाता है। 88 से लेकर 108 तक मेगा हर्ज है ये। अब हमारा जो चैप्टर आया है ध्वनि, अभी वेव्स पढ़ लिए, अब ध्वनि थोड़ा सा आसान लगेगा, ठीक है। लंबा चैप्टर है बट हम लोग को करना है मतलब करना है। चलिए शुरू करते हैं। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का भेद विभिन्न अंतर के कारण किया जाता है। हम लोग पकड़ लेते हैं ना कि बांसुरी बज रहा है कि सितार बज रहा है, तो इसका टेक्निक होता है, उसमें तारत्व अलग होता है, प्रबलता अलग होता है। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा केवल गुणता के कारण। गुणता के कारण हम लोग पकड़ते हैं, बात समझ में आ रहा है। बहुत सारे उसमें लक्षण होता है और उसमें एक लक्षण इसका गुणता है, क्वालिटी के कारण पकड़ लेते हैं। यहाँ देखिए तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता, ध्वनि के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। जब सितार और बांसुरी एक ही धुन बजाई जाती है तो इसमें समान तारत्व और प्रबलता पैदा हो जाती है, तो इससे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के अंतर के कारण होता है। चूंकि सेम हो गया ना, सितार और बांसुरी तारत्व, प्रबलता, ध्वनि इसके अभिलक्षण गुण है जिसमें से हम लोग पकड़ पाते थे कि तारत्व और प्रबलता तो एक हो गया, तो हम लोग किससे पकड़ेंगे, ध्वनि गुणता से उसका पकड़ेंगे। गड़बड़ी कहाँ है, मतलब कौन सा स्वर किससे निकला है। यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है कि 100 डेसिबल का शोर की प्रबलता स्तर संगत होगा, कहाँ से हो सकता है, यंत्र कारखाने का शोर हो सकता है 100 डेसिबल। अब कहाँ कितना होता है उसको समझिए। यहाँ से ये एग्जाम में कभी कदाल आ रहा है, जैसे 15 से 25 सुनाई देने वाला आवाज है, 15 से 25 आराम से आपको सुनाई दे देगा। 35 से 65 सामान्य वार्तालाप का आवाज होता है जो हम लोग आराम से करते हैं, 65 तक। ये आगे पीछे होते रहता है रेंज, घबराइएगा नहीं, लेकिन एक अप्रॉक्स उसी के बीच रहिएगा। 80 से 90 शोर शराबे वाली गली की आवाज़ होती है, और 100 से 110 यंत्र कारखाना जो होता है वहाँ पे 100 से 110 होता है। जेट विमान का 140 से 150 होता है। डीजे वगैरह का भी वैसा ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आर्द्रता बढ़ने पर क्या होता है, ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व जो होता है शुष्क वायु के घनत्व से कम हो जाता है। जब आर्द्र वायु है मतलब वायु में पानी की मात्रा ज़्यादा है, आर्द्र का मतलब क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा वातावरण में है, तो जो शुष्क सूखा हुआ वायु उससे घनत्व क्या होता है, उसका कम हो जाता है। और घनत्व कम होने की वजह से क्या हो जाता है कि वायु जो है तेज गति से चलता है। तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु ध्वनि वेग कम होता है, नहीं, आर्द्रता के बढ़ने से ध्वनि बढ़ जाता है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, यही गलत है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान के बढ़ने पर जानते हैं ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। तापमान बढ़ाएंगे वायु का तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। आगे कहता है वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। दाब कम या बेसी करिए, ध्वनि अपना चाल से चलेगा। अगला था आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता है। आयाम या आवृत्ति के परिवर्तन करने से वायु में कोई वेग में परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इस बात को माइंड में बैठा लिए होंगे कि आर्द्रता के बढ़ने पर क्या होता है, वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। आगे कह रहा है क्योंकि आर्द्र वायु का घनत्व जो होता है शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ध्यान रखिएगा।
समझिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझाते हैं आपको। देखिए, हम ये जो बनाया है ये वायुमंडल है हमारा, ठीक है। इस वायुमंडल के अंदर अगर अभी क्या है, अगर मान के चलिए आर्द्रता नहीं है, ठीक है, आर्द्रता नहीं है, अब क्या होएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 78% क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है, और 21% क्या रहता है, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन रहता है। आपसे पूछेंगे आर्द्रता का मतलब क्या होता है, तो जल वाष्प। जानते हैं इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, ये कम है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसका डेंसिटी कम है, घनत्व। अब आर्द्रता जैसे ही वातावरण में आएगा तो इसको वहाँ से हटा देगा, इसको जैसे ही हटाएगा ये आ जाएगा। अब घनत्व पर क्या हुआ उसको समझिए, इसका घनत्व कम है और इसका घनत्व ज़्यादा है। और आपको पता होना चाहिए कि घनत्व से डायरेक्टली संबंधित है कौन, पता है आपका। देखिए यहाँ समझिए, ध्वनि जो है, ध्वनि ये घनत्व से संबंधित है। अगर चूंकि गौर से सुनिए यहाँ पे, वायु का घनत्व शुष्क आर्द्र वायु, मतलब आर्द्र वायु का घनत्व जो है शुष्क वायु के घनत्व से कम हो जाता है, क्योंकि हम जैसा कि बताया जल वाष्प का घनत्व कम है, क्योंकि नॉर्मल वायु होगा जिसको शुष्क वायु बोलते हैं तो उसमें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा, वो तो भारी है। अगर वो भारी है तो वो ज़्यादा कंजस्टेड होगा, घनत्व ज़्यादा होगा, तो इसमें रफ्तार कम रहेगा। लेकिन जैसे ही आर्द्रता आएगा तो घनत्व हल्का हो गया, कम हो गया, तो रफ्तार बढ़ जाएगा। देखिए आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ये सही है, इसीलिए ये पॉइंट गड़बड़ है। ये चीज़ जानते हैं, तापमान के बढ़ने पर ध्वनि तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो सही है। अच्छा, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी बात सही है। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में वेग प्रभावित नहीं होता, आयाम आवृत्ति बदलने से। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आर्द्रता के बढ़ने से, आर्द्रता बढ़ने से क्या होता है, घनत्व कम जाता है वायुमंडल का, ये जान लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा भारी है, ज़्यादा घनत्व वाला है, लेकिन उसी को हटा देता है और क्या आ जाता है, आर्द्रता आ जाता है, तब जल वाष्प आ जाता है। जल वाष्प से घनत्व कम है, घनत्व कम गया तो रफ्तार बढ़ जाता है, याद रखिएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होता है। ध्वनि का चाल कहाँ होगा, 0 डिग्री पर वायु में, 100 डिग्री पर वायु में, जल में या लकड़ी में। आप दिमाग लगाइए, तो लकड़ी हो जाएगा क्योंकि ठोस में ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए जरा, ये रफ्तार 0 डिग्री वायु में, इतना रफ्तार है 100 डिग्री सेल्सियस वायु में, और इतना रफ्तार है जल में, और देखिए इतना है लकड़ी के अंदर। जितना ठोस होता जाएगा उतना ज़्यादा उसके अंदर बढ़ता जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, सो पूछ रहा है, बात समझे। तो देखिए, कम लंबाई की बांसुरी से भिन्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती है। आगे कह रहा है आपका कि ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य तरंगे, ध्वनि शैल मतलब पत्थर, शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्थ तरंगे, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स के रूप में प्रगामी होता है, मतलब अंदर जा सकता है, तो ये सही बात है। अनुप्रस्थ तरंग जा सकता है, अनुदैर्घ्य तरंग नहीं जा सकता है। यहाँ समझिए, कहा जा रहा है कि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवृत्ति जो होता है वो क्या होता है, तरंगदैर्घ्य के v बराबर 1/λ होता है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए कम लंबाई वाली बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होगी। लंबाई आपने कम कर दिया है तो बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होगी। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। आगे कहता है, अनुदैर्घ्य तरंग वेद तरंगे होती है जिसमें तरंग गति की दिशा माध्यम के कण की कंपन करने की दिशा के अनुदिश और समानांतर होती है। मतलब माध्यम के कण अगर आगे पीछे कर रहा है तो ऐसे ही ध्वनि बढ़ेगा, आगे पीछे करके, संपीड़न और विरलन के रूप में। इस तरंग किसी माध्यम के संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होता है। शैल में भी अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में ही संचरित होगा, वहां अनुप्रस्थ तरंग नहीं जा पाएगा। अनुप्रस्थ तरंग लिक्विड और गैस में होता है। कहाँ लिक्विड और गैस में होता है, वो भी लिक्विड के ऊपरी सतह पे, लिक्विड मतलब पानी के ऊपरी सतह पे होता है। निम्न आवृत्ति तो होगा नहीं, अगर कम लंबाई का बांसुरी है तो उच्च आवृत्ति होगा, ये गलत है, 2 नंबर सही था। यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि समुद्र तट के निकट मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्ग 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगा। फिर से सुनिए, समुद्र तट के निकट मार्ग 1 पर जा रहे वायुयान की
चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्ग 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। बात समझे, समुद्र के एक नीचे है और एक उससे 15 किलोमीटर और ऊपर हो गया, तो क्या होगा आप समझिए, घनत्व कहाँ कम होगा, दिमाग लगाइए। ध्वनि की गति, आगे कहता है परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करता है। ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करता है, हाँ या ना? यहां समझना होगा अच्छे से। कह रहा है पराध्वनिक पिंडों के वेग को मैक संख्या में, पराध्वनिक पिंडों के वेग की मैक संख्या में व्यक्त करते हैं। किसी पराध्वनिक पिंड की मैक संख्या पराध्वनिक यान की चाल तथा वातावरण के तापमान पर ध्वनि के वेग के अनुपात के बराबर होता है। चूंकि ध्वनि का वेग, गौर सुनिए, ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है, इसलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि का वेग कम होने के कारण यान का वेग भी कम होगा। समझ रहे हैं, ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होता है। गौर से यहाँ लाइन सुनिए, 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि, गौर से सुनिए, ध्वनि का वेग कम होने के कारण यान का वेग भी कम होगा। अगर ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होता है, तो इससे क्या पता चला, क्वेश्चन यहाँ था ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करता है, तो ये तो सही हो गया। आगे कह रहा है समुद्र तट के निकट मार्ग संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मार्ग संख्या 1 की वायुयान की चाल अधिक होगा। जी नहीं, ऊपर वाला का चाल कम होगा, नीचे वाला का चाल ज्यादा होगा। यहां से समझ में आया ना इस चीज को पढ़ने के बाद? यहाँ देखिए, 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कम होने के कारण ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तथा ध्वनि का वेग कम होने के कारण यान का वेग भी कम हो जाएगा। आगे है गैसों की तुलना में ठोस में ध्वनि तीव्र गति से चलती है क्योंकि, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देंगे आप ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ देख रहा है गैस की तुलना में ठोस का घनत्व अधिक होता है। ध्वनि के गमन के लिए माध्यम का सघन होना आवश्यक होता है, यही वजह है कि गैस की तुलना में ठोस में ध्वनि तीव्र गति से चलती है। बेसिक सा बात है। आगे है आपका ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है, वो क्या कहलाती है, उसको हम लोग बोलते हैं तारत्म्य, पिच। तारत्म्य ध्वनि का वह गुण है जिसके द्वारा ध्वनि में मोटा अथवा तीक्ष्ण प्रकट होती है। तारत्म्य अधिक होने पर ध्वनि पतली तथा कम होने पर आवाज मोटा आभास होता है। दूसरे शब्दों में ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर, गौर से सुनिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर आवाज पतली और ध्वनि की आवृत्ति घटने पर मोटा हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण स्तर की यूनिट क्या है, तो इसको डेसिबल बोलते हैं, ठीक है। द्वारा प्रदूषण की माप की जाती है डेसिबल में। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, दाब का कोई नहीं प्रभाव पड़ता, आर्द्रता तक का पड़ता है। अभी मैं बताया था आर्द्रता जैसे ही, गौर से सुनिए, आर्द्रता बढ़ जाएगा ध्वनि का चाल घट जाएगा। एक मिनट, आर्द्रता बढ़ा तो घनत्व कम गया। अभी एक सेकंड, थोड़ा सा इस पे हम विचार करते हैं। अभी हम लोग किया है, देखिए घनत्व का क्या है संबंध। घनत्व को जैसे ही आप क्या करते हैं, कम करते हैं, घनत्व कमेगा फिर रफ्तार बढ़ जाएगा। वायु में घनत्व जैसे ही कम होगा तो रफ्तार बढ़ जाता है। और आर्द्रता के बारे में यही बताया, आर्द्रता जब आ जाता है तो घनत्व कम कर देता है, रफ्तार बढ़ जाता है। और तापमान का तो जानते हैं, तापमान बढ़ने पर रफ्तार बढ़ता है। दाब का लेकिन कोई प्रभाव नहीं होता है। आगे आपका ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिकतम होगी, वायु धातु में होगा। धातु से ज़्यादा क्या तेज चलेगा। ध्वनि की तीव्रतम माध्यम घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। वायु, जल और बहुलक की तुलना में धातु का अपेक्षित घनत्व अधिक होता है। धातु में ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है। यहाँ है कि डेसिबल का प्रयोग किस तीव्रता मापने में किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है।
कह रहा है SI पद्धति में ध्वनि की तीव्रता वाट पर मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। ध्वनि का प्रयोगात्मक मात्रक बल है, इसका 10वां भाग डेसिबल कहलाता है। 10वां भाग जो होता है उसको हम लोग डेसिबल के नाम से जानते हैं। ध्वनि की तीव्रता निम्न घटकों पर निर्भर करती है। पहला है आपका श्रोता तथा ध्वनि स्रोत के बीच की दूरी, श्रोता और ध्वनि स्रोत के बीच की दूरी। अगला है ध्वनि स्रोत की क्षमता। नेक्स्ट है फर्श, छत, दीवारों के परावर्तक की क्षमता। ये सभी पर निर्भर करती है ध्वनि तीव्रता। आगे है आपका कंपनशील रज्जु के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा सोनोमीटर। सोनोमीटर का प्रयोग कंपनशील रज्जु के व्यवहार के अध्ययन हेतु, द्रव की आर्द्रता के मापन हेतु हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय दाब के मापन। एक मिनट शांति से इसको समझिए भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन सब है। देखिए सोनोमीटर आप क्या प्रयोग करता है कंपनशील रज्जु के व्यवहार के लिए? द्रव की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय दाब के मापन हेतु बैरोमीटर और द्रव घनत्व के मापन हेतु हाइड्रोमीटर। गौर से सुनिए, द्रव के घनत्व को हाइड्रोमीटर, द्रव की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, वायु में आर्द्रता हाइग्रोमीटर, द्रव के घनत्व हाइड्रोमीटर, वायुमंडलीय दाब उसको बैरोमीटर, और सोनोमीटर से कंपनशील रज्जु की अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो आपने बोला माइक्रोफोन करता है ये काम। माइक्रोफोन में आपने बोला मतलब माइक में बोला आपने, और वो क्या किया बिजली में तब्दील कर दिया उसको। अब बाद में वहां गया तो लाउड स्पीकर क्या करेगा, जो विद्युत ऊर्जा है उसको बदल देगा फिर ध्वनि ऊर्जा में। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, जबकि लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान रिजु रेखा के लिए प्रयुक्त होता है, क्या कहलाता है? उसको सोनार बोलते हैं हम लोग। सोनार उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों की पहचान रिजु रेखन किया जाता है। यह रडार के सिद्धांत पर काम करता है। ध्वनि तरंग में निम्न में से कौन सा घटना घटित नहीं हो सकता है? ध्वनि तरंग में निम्न में से कौन सा घटना घटित नहीं हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा ध्रुवन नहीं कर सकते आप। ध्रुवन की प्रक्रिया प्रकाश तरंग का कंपन प्रकाश किरण के चलने की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जबकि ध्रुवन की दिशा केवल अनुप्रस्थ तरंग में होती है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। ये जो अनुप्रस्थ तरंग है ये होता है आपका सॉलिड में नहीं, गौर से सुनिएगा, सॉलिड के अंदर नहीं होता। ये सिर्फ होता है गैस में और तरल के ऊपरी सरफेस पे। ठीक है, अब सुनिएगा। ध्रुवन की प्रक्रिया में, गौर से, ध्रुवन की प्रक्रिया में प्रकाश तरंग का कंपन प्रकाश के किरण के चलने की दिशा के लंबवत तल में केवल एक ही दिशा में होता है। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, जबकि ध्रुवन की घटना केवल अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि अनुप्रस्थ में होता है ध्रुवन की क्षमता, इसलिए ध्वनि में नहीं हो पाती है। वायु में ध्वनि का वेग, क्या चीज में? वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दाब पर। घनत्व करता है, जी हाँ। घनत्व बढ़ेगा स्लो हो जाएगा, घनत्व कमेगा तेज हो जाएगा। आर्द्रता गौर से सुनिएगा, आर्द्रता बढ़ेगा तो तेज हो जाएगा, क्योंकि आर्द्रता बढ़ा तो घनत्व क्या हो गया? कम गया। आर्द्रता बढ़ने से घनत्व कमा तो रफ्तार हो गया, और आर्द्रता कमेगा तो फिर स्लो हो जाएगा। वायु का ताप बढ़ा तो फिर तेज हो जाएगा। कहता विवर्तनी प्रकाश विफतन की क्रिया है, जिसमें प्रकाश अपने सीधे मार्ग को थोड़ा विवर्तित हो जाता है। इसका यहाँ कोई है नहीं, फिर भी यहाँ दे रहा है, पता नहीं क्यों। सॉल्यूशन किसका दिया राम जाने। जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देता है। यह किस कारण से होता है? देखिए, एक द्विभुज होता है, स्वरित्र द्विभुज इस टाइप का होता है, नीचे हैंडल लगा होता है। आप जब इसको आपस में ऐसे टकराते हैं, किसी चीज पर इसको टकराते हैं, तो जानते हैं ऐसे हो जाता है, ये अंदर की तरफ जाता है, ये अंदर की तरफ जाता है, और फिर बाहर की तरफ आता है तो इधर बाहर की तरफ आता है। तो ये आगे पीछे करने से ये स्वरित्र द्विभुज जो होता है साउंड निकालता है। जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है। यह किस कारण से होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रणोदित कंपन। प्रणोदित दोलन बाह्य बल के द्वारा उत्पन्न होता है। बीना, वायलिन, सितार आदि यंत्रों में प्रणोदित दोलन उत्पन्न होता है, बीना, वायलिन, सितार आदि में। जबकि जब
कंपित द्विभुज, स्वरित द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो प्रनोदित दोलन के कारण तेज ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, प्रनोदित कंपन बोलते हैं उसको। यहाँ है कि 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की आवृत्ति वाले ध्वनि को हम लोग बोलते हैं सुनने वाला, श्रव्य ध्वनि बोलते हैं, सुन सकते हैं हम लोग। और इससे कम वाला को अपश्रव्य बोलते हैं, उससे ज़्यादा वाला को पराश्रव्य बोलते हैं। करा है श्रव्य ध्वनि की सीमा 20 हर्ज से 20,000 हर्ज आवृत्ति तक होती है। ध्वनि के कान इस ध्वनि को ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। उपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आगे आपका डेसिबल क्या है? ध्वनि के शोर को एक मिनट, ध्वनि स्तर को एक माप है, ध्वनि को मापने का तरीका है। शोर को मापने वाला भी डेसिबल ही है, शोर को भी नापा जाता है डेसिबल में। जितने भी बड़े बड़े देखेंगे आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है सब डेसिबल में नापा जाता है। निम्न ध्वनि में से ध्वनि किसमें सबसे तेज जाएगा? तो स्टील में जाएगा। ध्वनि की तीव्रतम माध्यम घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः धातु में ध्वनि का तीव्रता से गमन करता है। लेकिन याद रखिएगा वायु में अलग होता है। वायु में घनत्व के देख रहे हैं उल्टा हो रहा है, आप समझिएगा जरा। वायु में हवा है तो स्लो चलता है, लेकिन जैसे ही वहां पे आर्द्रता आता है तो तेज चलता है ध्वनि। समझ रहे क्यों चलता है? क्योंकि घनत्व कम जाता है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ या डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं, वो भेजते हैं उधर से ध्वनि आता है उसको पता करते हैं। चमगादड़ तथा डॉल्फिन प्रतिध्वनि निर्धारण विधि द्वारा अपने शिकार अथवा बाधाओं का आंकलन करते हैं। ये जीव पराश्रव्य, कौन सा? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं, जो शिकार अथवा बाधाओं को टकराकर पुनः उसके पास लौट आता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पे है। चमगादड़ और डॉल्फिन पराश्रव्य निकालता है, अपश्रव्य नहीं। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? एक अच्छी बात समझ लीजिए यहाँ पे कि घनत्व के बारे में कुछ गड़बड़ सरबड़ लगेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं घनत्व को एक अच्छे से समझा दे रहा हूँ। एक चीज़ है कि द्रव्यों में ध्वनि किस में सबसे तेज चलता है, किस चीज़ में? तो स्टील में चलता है। कहा जाता है ध्वनि की तीव्रतम माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है, और धातु ध्वनि के तीव्रतम अधिक, धातु में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है। एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, ये जो लिखा गया है कि घनत्व के अनुक्रमानुपाती, ये मेटल्स में होते हैं, जितने भी स्टील है वहाँ पे। लेकिन यही अगर आप चले जाएंगे क्या चीज़ के अंदर? हवा के अंदर, तो वहाँ पे उल्टा हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। हवा में चेंज होता है, ये ध्यान रखिएगा, वरना आपको कंफ्यूज होता रहेगा बार बार। नेट पे भी सर्च करके आप देख लीजिएगा, हमने देखा है परेशानी आपका वहाँ भी आपको वैसा ही फेल होगा। कभी कहेगा अनुक्रमानुपाती, कभी व्युत्क्रमानुपाती। बस इतना माइंड में रखिए, जितने भी ठोस होते हैं वहाँ पे घनत्व के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती। ऐसे व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है हवा में, क्योंकि हवा में अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बताया ना कि जब आर्द्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ी, घनत्व क्या हो गया? आर्द्रता बढ़ने से घनत्व में चेंजिंग आ जाता है। बात समझे? चलिए आगे फिर समझाएंगे, पहले इसको करते हैं। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करता है? ऐसा पहले भी बताया था। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि का प्रयोग करता है। और वो कौन सा तरंग निकालता है? तो इसको पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं, वो निकालता है, ताकि उसको पता चल सके जो उसके सामने भोजन हो उससे टकरा कर उसके पास आता है तो पता चल जाता है शिकार का, या सामने कोई दीवार हो या कुछ भी हो तो उसका भी उसको पता चल जाता है। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? तो चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य होती है। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा चमगादड़ की ध्वनि पराश्रव्य होगा, ये जो दिया गया है ये गड़बड़ दिया गया है। ठीक है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की तारत्व की यदि बात करिएगा तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति कहता है, आवृत्ति ही ध्वनि के तारत्व का निर्धारण करती है। आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है, आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है। आवृत्ति क्या होता है? जैसे ऊपर नीचे करने की फ्रीक्वेंसी कितना बार कर रहा है, 1 सेकेंड में कितना बार कंपन होता है, उसे आवृत्ति बोलते हैं। हर्ट्ज से इसको नापते हैं। जितना ज़्यादा होगा उतना तारत्व ज़्यादा होगा, जितना कम उतना तारत्व कम होगा। चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकता है? तो आपको पता होना चाहिए वो क्या पराश्रव्य ध्वनि निकालता है, जिससे उसको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बाधा होता है उसको समझ में आ जाता है। शोर को किस में मापा जाता है? डेसिबल में नापा जाता है। कहा जाता है डेसिबल द्वारा शोर नापा जाता है। 45 डेसिबल मानव की उचित है, 45 डेसिबल तक हम लोग के लिए अच्छा है।
आगे कहता है 75 डेसिबल के ऊपर ध्वनि को हानिकारक माना जाता है और 85 डेसिबल से अधिक होने पर कान के हानिकारक होती है। आगे कहा जा रहा है मतलब 75 से ऊपर स्वास्थ्य के लिए और 85 से ऊपर कान के लिए मनुष्य बहरा हो सकता है। आगे कहता है 150 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य की मानसिक स्थिति को असंतुलित कर देगी। और पता है जेट विमान वगैरह इतना ही साउंड छोड़ता है 140 डेसिबल। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुपात स्तर कितना होता है? रात के समय में घर के आसपास कितना होता है? तो याद रखिएगा, यहाँ सुनिएगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक 55 डेसिबल और इसके बाद 45 डेसिबल का आवाज़ मान्य है। मतलब रात के समय 45 डेसिबल होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं करना है आपको, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आगे कहता है गैस में ध्वनि, गौर से सुनिए, गैस में ध्वनि तरंग संचरण में निम्नलिखित में से क्या होता है? आपका कह रहा है, पहला है एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म, संपीडन और विरलन। कहाँ पे है? गैस की बात कर रहा है और ध्वनि गैस में कैसे चलता है? आपसे पूछ रहा है ऐसे ऐसे चलता है या संपीडन विरलन के रूप में चलता है, जो मैं कुछ देर पहले बताया था। अगला 2 ऑप्शन में समतापी संपीडन और विरलन, समयतनित संपीडन और विरलन, समदाबी संपीडन और विरलन। एकदम आसान है, अगर थोड़ा भी अगर समझिएगा आप तो अच्छे से जवाब दे पाइएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, कहा जाता है विरलन तथा संपीडन के रूप में ध्वनि का संचार होता है। संपीडन की स्थिति में तरंगे नज़दीक होती है और विरलन की स्थिति में तरंगे दूर दूर होती है। मैं कई बार पिक्चर बना के आपको बताया हूँ, तो इसको आंसर क्या कहिएगा आप? ए नंबर को मारना सही रहेगा। देखिए न्यूटन साहब ने तो कहा था कि समतापी होता है, ठीक है, समतापी संपीडन और विरलन होता है। एक चीज़ समझिएगा जरा, मैं विरलन और इसको समझा दूँ फिर से एक बार। जैसे एक जगह बहुत घना हो गया और दूर दूर हो गया, फिर घना हो गया बहुत ज़्यादा, और फिर दूर 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 हो गया, फिर घना हो गया, फिर डिस्टेंस बना लिया, फिर घना हो गया। ये जो प्रोसेस देख रहे हैं, इसमें एक चीज़ समझिएगा, ये जो पल है यहाँ पे रुद्धोष्म का मतलब क्या? समतापी मतलब हर जगह का समान ताप होगा। लेकिन आप थोड़ा भी समझदार है तो आप दिमाग लगाइए कि अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो जहाँ पे ये पास पास है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ टेम्परेचर कम रहेगा, यहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ टेम्परेचर कम रहेगा। उसी तरह दाब, यहाँ दाब ज़्यादा रहेगा, यहाँ दाब कम, यहाँ दाब ज़्यादा, यहाँ दाब कम। लेकिन अभी यहाँ पे संपीडन है, थोड़ा देर बाद यहाँ संपीडन हो जाएगा, यहाँ विरलन हो जाएगा। यहाँ संपीडन है ना, सॉरी संपीडन है, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ विरलन हो जाएगा। ये कंडीशन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए इसको रुद्धोष्म प्रक्रिया बोला जाता है। बात समझे? समतापी नहीं रह जाता है। लाप्लास करके नाम है वैज्ञानिक का, लाप्लास करके, उन्होंने ही बताया था कि रुद्धोष्म में संपीडन और विरलन होता है। इतना माइंड में आपको थोड़ा सा रखना है। रुद्धोष्म शब्द को अपने माइंड में बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कथन 1 में ध्वनि तरंग का तारत्व इसकी तारत्व पर निर्भर होता है। ध्वनि तरंग का तारत्व इसकी तारत्व पर निर्भर करता है। यहाँ आवृत्ति होना चाहिए, ठीक है, यहाँ आवृत्ति के जगह पर तारत्व गलती से प्रिंट हो चुका है। ध्वनि तरंग का तारत्व इसकी आवृत्ति पर निर्भर होता है, ठीक है। ध्वनि तरंग की तारत्व इसकी आवृत्ति पर निर्भर होता है। ध्वनि तरंग की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर होता है। ये भी सही है, ध्वनि तरंग की प्रबलता इसके आयाम पर, दोनों बात सही है। लेकिन 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 एक कंडीशन लग गया है, देखिए यहाँ पे दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? कहा जा रहा है ध्वनि तरंग का तारत्व इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है। कहता है तथा ध्वनि पतली होती जाती है। ध्वनि के तारत्व का ध्वनि की तीव्रता या प्रबलता से कोई संबंध नहीं होता है। तारत्व का तीव्रता और प्रबलता से कोई वो नहीं होता है संपर्क। कहा जा रहा है ध्वनि तरंग की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। इस प्रकार, अच्छा एक चीज़ समझिए, आयाम समझाते हैं आपको, जरा देखिए। यहाँ से यहाँ ये जो है ना, यही आयाम है। कहीं मैं गलत तो नहीं बताया? माइंड से कहीं गड़बड़ तो नहीं किया? आयाम इसको तो नहीं बोलते हैं, तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ? कमेंट्स में बताइए तो मुझे, इसको बोलते हैं या इसको बोलते हैं आयाम, यहाँ से यहाँ की दूरी को? आई थिंक इसको बोलते हैं, या इसको मैं कैसे कंफ्यूज कर गया। अच्छा आगे आएगा, मैं अभी बताऊँगा आपको, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ध्वनि तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। ध्वनि तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, इसको माध्यम चाहिए। ये सही बात लिखा गया। ध्वनि तरंगे प्रत्यास्थ तरंगे होती है नहीं। अच्छा हाँ, और संचरण के लिए
इन्हें माध्यम के, हाँ ये सही है, प्रत्यास्थ तरंग होती है और इसको संचरण के माध्यम से, ये दोनों सही है, ठीक है। कहा जा रहा है ध्वनि तरंग निर्वात में संचरण नहीं कर सकती क्योंकि प्रत्यास्थ तरंगे होती है। और एक और चीज जानिए, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है और इन्हें संचरण के लिए माध्यम ठोस द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। अतः दोनों कथन सही है और स्पष्टीकरण भी इसका सही दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ें अपनी मार्ग में अवरोधों की पहचान कर सकती है? तो पराश्रव्य तरंगे यूज करती है, कई बार उस समय से आया ना क्वेश्चन। पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, तरंगों का आवृत्ति इतनी अधिक होती है, देखिए आवृत्ति इसका बहुत तेज होती है, वह मनुष्य की सुनाई नहीं देती है। चमगादड़ उड़ते समय इन्हीं तरंगों का उपयोग करते हैं। जब ये तरंगे किसी पृष्ठ से टकरा कर वापस आती है तो इस प्रकार के, इसी आधार पर चमगादड़ मार्ग के अवरोध का पता कर लेते हैं, अंधेरा में आराम से उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि शोर के किस स्तर से ऊपर शोर कान में दर्द या क्षति का कारण बन सकता है? तो 130 डेसिबल से ऊपर। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं और 130 डेसिबल से ऊपर कान को क्षति कर सकता है, कान से ब्लड वगैरह आने लगता है। यहाँ कहा जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? लोहा, देख लीजिए जरा, सॉरी, लोहा से ज़्यादा तेज चलेगा आपको एल्युमिनियम में, माफी चाहते हैं, एल्युमिनियम आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोहा में 5100 मीटर प्रति सेकेंड और एल्युमिनियम में 6400 मीटर प्रति सेकेंड। जल का 1450, शुष्क वायु का 332। आगे कहा जा रहा है आपको, ध्वनि के तारत्व का निम्न में से क्या लक्षण है? तारत्व की बात कर रहा है। तारत्व के कारण ध्वनि मोटी या पतली या बारीक पता चलता है, यही सही होगा। कहा जाता है तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मोटी अथवा तीक्ष्ण या बारीक पता चलता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, अतः ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। इसी कारण ध्वनि तीक्ष्ण या बारीक होती है। स्त्रियों की ध्वनि पुरुषों से बारीक होती है क्योंकि स्त्रियों का तारत्व पुरुषों से अधिक होता है। ध्वनि का तेज या धीमा सुनाई देना तीव्रता पर समान आवृत्ति या समान तीव्रता की ध्वनि के अंतर की गुणता के कारण प्रतीत होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही को बताइए। पहला है, ध्वनि की चाल दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कम हो जाती है। गलत है, ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। ताप बढ़ाइएगा ना तो ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा। ये सही लिखा था कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ से यहाँ तक सही है लेकिन आगे तो गड़बड़ बात लिख दिया। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये बात सही है। आपको बताया था शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु, जब नमी आ जाता है वायु में यानी क्या आ जाता है? वाटर वेपर। वाटर वेपर से ही नमी बनता है ना। वाटर वेपर का डेंसिटी कम है, वाटर वेपर का डेंसिटी कम है। नॉर्मल जो वायु होता है, सूखा वायु जिसमें कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसिटी कम गया तो फिर ध्वनि का चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पढ़ लेते हैं इस चीज़ को। कहा जा रहा है कि माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। 1 डिग्री ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकेंड वृद्धि हो जाती है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, ठीक है। नमी वाला जो वायु होता है उसका घनत्व शुष्क वायु से कम हो जाता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक हो जाती है। घनत्व कम गया ना तो रफ्तार ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका लॉजिक क्या है उसको समझिए जरा। यहाँ बहुत टेक्निकली बात है, एक चीज़ मैं समझाता हूँ। यहाँ पे घनत्व कम रहा है, वायु की घनत्व शुष्क वायु का कम गया ना, मतलब सॉरी शुष्क वायु का ज़्यादा है और नमी युक्त वायु का कम है घनत्व, तो तेज का है चल रहा है इसमें ध्वनि। आप यहाँ आइए, अभी आपने ये क्वेश्चन किया था तो एक बात बताइए, यहाँ पे लोहा का घनत्व ज़्यादा है इसमें रफ्तार कम है, एल्युमिनियम का घनत्व कम है इसमें रफ्तार ज़्यादा है, ऐसा कैसे हो रहा है? आप बात को समझिए जरा। ये घनत्व बड़ा माथा दर्द करा देता है। मैं कई कई बार समझा रहा हूँ, कई क्वेश्चन में समझा दिया। देखिए धातु में उल्टा पुल्टा होता है, धातु का अलग चलता है, देख रहे हैं, घनत्व इसका ज़्यादा है लेकिन इसमें रफ्तार कम है, इसमें ज़्यादा है। लेकिन गैस में क्या होता है कि घनत्व कम है, समझिए बात, घनत्व कम है
और गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, ध्वनि तेज चलने लग जाता है। बात समझ में आ रही है कुछ? यहाँ वही बात है, ध्वनि के साथ यही खेला हो रहा है यहाँ पे। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु की अपेक्षा कम हो जाता है। नमी युक्त वाला का कम है, घनत्व कम है, और तेजी से उसमें देखिए शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक हो जाती है। बात समझ में आई? इसीलिए तेज चलने लग जाता है। ये चीज़ थोड़ा सा टेक्निकली समझना है। सुनार में क्या उपयुक्त होता है सुनार में? तो वही जो चमगादड़ यूज करता है, पराश्रव्य तरंगे। सुनार एक तकनीक है जो नौचालन, जल के अंदर संचार करने और जल के अंदर सतह का वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का प्रयोग करती है। अंग्रेजी में सुनार का जो पूरा रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। आगे है ऑपरेशन पोलो। निम्नलिखित देशी राज्यों में से किस एक के भारतीय संघ में सम्मेलन से संबंधित है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 को भारतीय सेना के गुप्त ऑपरेशन का नाम था, जिसमें हैदराबाद के आखिरी निजाम को सत्ता से अपदस्थ कर दिया गया और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। बात समझे? और कहा जाए ध्यातव्य हो, मतलब ज्ञातव्य हो कि भारत के स्वतंत्रता का जब भारतीय संघ का गठन हो रहा था, हैदराबाद के निजाम ने भारत के बीच में होते हुए भी स्वतंत्र देश अपने को ही कवायता शुरू कर दी, मतलब स्वतंत्र रहने का वो जिद करने लगा। तो उसी से रिलेटेड ऑपरेशन पोलो, जो कि किस देश किस राज्यों से किस संघ में शामिल करने का संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद 1948। ये क्वेश्चन यहाँ गलती से आ गया है। कहा जा रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, और सही कुट बताइए। उल्ब में तरल होता है, उल्ब में तरल होता है। अगला है पराश्रव्य ध्वनि क्रम विक्षण किसी भ्रूण के लिंग का संसूचन कर सकता है। तो ये दोनों है, उल्ब में तरल होता है और पराश्रव्य ध्वनि किसी भी भ्रूण के लिंग का संसूचन कर सकता है। ये सही है। इसी से पता लगा था मेल है या फीमेल है बच्चा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग के बारे में कह रहा है। ठोसों में अधिकतम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है, और द्रव्य में मीडियम होता है। किसी माध्यम हवा, जल और लोहा में ध्वनि 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहलाता है। ध्वनि का वेग ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, गड़बड़ है, सो पूछ रहा है। तो यहाँ कह रहा है गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। जी हाँ, ऐसे ऐसे आगे पीछे करके चलती है ध्वनि। आगे कह रहा है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगे पराश्रव होती है। नहीं, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। देखिए 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर वाला जो होता है वो पराश्रव कहलाता है, या आप 20,000 हर्ट्ज भी कह सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज का भी रहेगा ना तो वही बात है, दोनों। इससे ऊपर वाला पराश्रव्य होता है। अवश्रव्य का ये डिफिनीशन है। ये जो 20 हर्ट्ज से कम है वो अवश्रव्य होता है, इंफ्रासोनिक। आगे था उच्चतम, ये तो गड़बड़ आंसर हो गया। देखिए उच्चतर आयाम वाली ध्वनि तरंगे अपेक्षाकृत प्रबल होती है। जी हाँ, आयाम जितना ज्यादा उतना प्रबल होती है। उच्च श्रव्य आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे तीक्ष्ण होती है। उच्च श्रव्य आवृत्ति वाले ध्वनि जो होता है वो तीक्ष्ण होता है। यहाँ समझा रहा है आपको कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, न कि विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, प्रकाश को संचरण के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा में ध्वनि का संचरण संभव है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। मानव कान में लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज आवृत्ति का ध्वनि तरंग की सुनाई हो सकता है। बहुत से अन्य जंतु जिससे बहुत अधिक आवृत्ति की तरंगों को भी सुन सकते हैं। आगे कहता है द्रव, गैस और प्लाज्मा में ध्वनि केवल अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के रूप में चलती है, जबकि ठोसों में यह अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव्स के रूप में संचरण कर सकती है। आगे है कोई व्यक्ति कंक्रीट के किसी मजबूत दीवार के पास धातु की घंटी बजाता है। 0.3 सेकेंड के पश्चात उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देता है। यदि ध्वनि 340 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गमन करती हो तो उस व्यक्ति से दीवार की दूरी क्या होगा? तो इसका आंसर 51 हो जाएगा। और ये कैसे निकालिएगा? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है T बराबर
एन लेमडा करके होता है, ठीक है, इससे निकल जाता है। आप ट्राई करेंगे, अगर आपसे निकलता है तो अच्छी बात, नहीं तो न्यूमेरिकल का एक वीडियो आने वाला है, उसमें सारे चीज़ क्लियर कर देंगे हम। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सही नहीं है उसको बताइए आप जरा, जो गड़बड़ है उसको बताना है। पहला पढ़िए, ध्वनि की बढ़ती हुई तीव्रता के प्रति कान की प्रतिक्रिया लगभग लघुगणकीय लॉगरिथम होती है। अगला पॉइंट है, मानव कान की संवेदनशीलता ध्वनि की आवृत्ति के साथ नहीं बदलती है। आगे है, जब दो दो से अधिक तरंगें एक साथ एक माध्यम में चलती है तो उस माध्यम में किसी अवयव का विस्थापन उस प्रत्येक तरंग द्वारा हुए विस्थापनों के बीजीय योग के बराबर होता है। आगे है, अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यम ठोस, द्रव और गैस में संचालित हो सकती है। अनुदैर्घ्य तरंगे जो होती है, एक चीज को आप समझ लीजिए, ठोसों में, द्रवों में और गैसों में चल सकती है। तो ये सभी बातों को माइंड में रखना है, ये बी को छोड़ के। जैसे कि ये चीज़ समझिए, अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग यहाँ समझाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक तरंग ऐसे ऐसे चलती है, एक तरंग संपीड़न, विरलन और फिर संपीड़न, विरलन और संपीड़न ऐसे चलती है। मतलब घना रहता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर घना रहता है, फिर नॉर्मल, फिर घना। तो एक चीज़ समझ लीजिएगा, जल के जो भी लिक्विड है वहाँ पे उसके सरफेस पर ये चलती है। और ये है आपको अनुप्रस्थ तरंग, ये है नीचे जो मैं बनाऊँ अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है, लेकिन ये जो अनुप्रस्थ तरंग मैं बोल रहा हूँ, अनुप्रस्थ तरंग, ये ठोस में नहीं चल पाता है, ये सिर्फ द्रव और गैस में ही चलता है। बात समझ में आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? कहाँ पे द्रव और गैस में सिर्फ चलता है अनुप्रस्थ तरंग, ठोस में नहीं उसका औकात है कि चल सके। औकात किसका है? अनुदैर्घ्य तरंग। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, तो ठोस में, द्रव, गैस सभी में चल सकता है। तो ये तो पॉइंट मैं अच्छे से क्लियर कर दिया। अब सुनिए, जब दो या दो से अधिक तरंगें एक ही माध्यम में चलती है तो उस माध्यम के किसी अवयव का विस्थापन उस प्रत्येक तरंग द्वारा हुए विस्थापन के बीजीय योग के बराबर होता है। ये बात भी सही है। आगे कहता है, मानव कान में संवेदनशीलता ध्वनि की आवृत्ति के साथ नहीं बदलती। जी हाँ, बदलती है, इसीलिए गड़बड़ है। ध्वनि की बढ़ती हुई तीव्रता के प्रति कान की प्रतिक्रिया लघुगणकीय लॉगरिथम के हिसाब से चलती है। ये बात भी सही है। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकती है? ध्वनि कहाँ नहीं गुजर सकता? खोखला पाइप है तो नहीं गुजर सकता। खोखला तो कैसे जाएगा? निर्वात में रखी हुई है तो निर्वात में कैसे गुजरेगा? ये सभी में गुजर जाएगा। हवा में रखा हुआ तांबे का तार, हवा में चांदी रखा हुआ, कांच, प्रिज्म, हर जगह गुजरेगा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा सब में जा सकता है, लेकिन कहाँ नहीं जा सकता? तो सिर्फ निर्वात में नहीं गमन करता है। सीडीएस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगे, फिर से आ गया। उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त में से कौन सा सही रहेगा? उपयुक्त में से किया जा सकता है तो इसको होते हैं दाब विद्युत पदार्थ कह सकते हैं आप। देखिए, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगें पराश्रव्य तरंगें होती है, जिसे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते, किंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। इन तरंगों को गाल्ट की सीटी द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव की विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपन से उत्पन्न किया जा सकता है। समझे? गाल्ट की सीटी द्वारा और दाब वैद्युत प्रभाव के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, दिन के समय शांति क्षेत्र में ध्वनि का अनुमेय स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है? दिन के समय शांति क्षेत्र में, तो इसको बोलते हैं हम लोग 60 डेसिबल। दिन के समय शांति क्षेत्र में ध्वनि का जो अंडरस्टैंड। नेक्स्ट का ध्वनि की तीव्रता की माप करने वाली यंत्र क्या है? ध्वनि कैसे नापा जाता है? ये बहुत काम का चीज़ है, ये पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि जो लोग नहीं किए हैं, एक महामैराथन क्लासेस फिजिक्स का पूरा थ्योरी में करा दिया हूँ, आप उसे देख सकते हैं जाकर, ठीक है। महामैराथन के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देखिए। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का, मैथ्स का, बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने महामैराथन क्लास करा रखा है, जिसमें पूरा थ्योरी, ऑब्जेक्टिव का महामैराथन, ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट का है। उसे देखिए, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नॉलेज गेन होता है वहाँ से। तो उसमें मैं कराया था इन सारे चीज़ का, कि किस चीज़, यंत्र से क्या चीज़ नापा जाता है। लास्ट में फिजिक्स में यही था। तो ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो आंसर क्या है? ऑडियोमीटर, ठीक है। और एक और चीज़ जान लीजिए यहाँ, कि ये जो लिखा गया है क्रोनोमीटर, इसका उपयोग होता है सामान्यतः जलयान का समय का पूर्ण परिशुद्ध मापन के लिए किया जाता है, क्रोनोमीटर का। नेक्स्ट है एनीमोमीटर, वायु के वेग मापन में आता है एनीमोमीटर। और ऑडियोफोन दोषपूर्ण श्रवण शक्ति के सुधार के लिए कान में लगाया जाता है। और ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। आगे है आपका कि पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है।
20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पराश्रव्य अल्ट्रासोनिक होती है। कहा जाता है ध्वनि ऐसी है जो आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि यह मनुष्य के कान को सुनाई नहीं देती है। सामान्यतः मानव श्रवण जो शक्ति है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड मतलब हर्ट्ज तक होती है, इसलिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले को पराश्रव्य बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, जो कान नहीं सुन सकता। नेक्स्ट है एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। सोनोग्राफी हो गया, ईईजी हो गया, ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया। तो आप ये जानते होंगे कि कहाँ प्रयोग होता है। सोनोग्राफी जो होता है उन चीज़ों पर इसका प्रयोग होता है। सोनोग्राफी का ही है, अल्ट्रा सोनोग्राफी का ही है, चिकित्सा निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह पराश्रव्य ध्वनि पर आधारित है, यह चित्रण तकनीक है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके उपयोग जिसमें गर्भावस्था में गर्भ के शिशु के स्वास्थ्य के लिए जानकारी के लिए किया जाता है, या पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो तो नहीं कहता अल्ट्रासाउंड करवाइए, लिखा रहता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड वही हुआ, अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड एक ही बात है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है कि वो पराध्वनि पे काम करता है, तरंगे निकालते हैं। पराध्वनि तरंगे क्या होता है, पराश्रव्य तरंग निकालता है और उससे स्थान उसका मिलता है। देखिए चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगे निकालते हैं। ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार के रुकावट से टकराने के बाद फिर वापस आता है। फलतः चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से भांप लेता है कि आगे क्या रुकावट है, क्या दिशा होना चाहिए, कैसे हमको जाना है। डेसिबल इकाई का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि की तीव्रता मापने में डेसिबल का प्रयोग होता है। कहा जाता है 1 डेसिबल बेल का 10वां भाग होता है। आगे है आप मनुष्य के लिए शोर की सतह सीमा करीब करीब होती है कितना, 85 डेसिबल। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का स्तर 30 से 60 डेसिबल होता है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक माना जाता है। 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें मनुष्य के मानक ध्वनि स्तर कितना है, तो 60 डेसिबल, 45 रहता है, 60 रहता है, 50 ऐसे ही। सामान्य बातचीत के दौरान मानक ध्वनि 60 डेसिबल होता है। हमारे कानों के लिए यह अच्छा इतनी और इससे कम ध्वनि उपयुक्त होती है। इससे अधिक डेसिबल ध्वनि रोम कोशिकाओं को अस्थायी और अस्थायी तौर पर क्षतिग्रस्त कर सकती है। तो आज के क्लास दोस्त इतना ही रखेंगे। ये जो नया चैप्टर है प्रकाश, ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है मैं बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स में यहाँ पे बताया हूँ जो आपने अभी तक नहीं जाना होगा, जानने को मिला होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे जो प्रकाश आने वाला है आपको नोटिफिकेशन ऐसे मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।